अच्छा, लास्ट हमने जो कर रहे थे, ये हमने पीछे इन्वेस्टमेंट तक किया था। ये मल्टीनेशनल कंपनी के करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे रोका था हमने। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी करैक्टरिस्टिक्स आप पहले भी कर चुके हैं और बार बार हम देख चुके हैं। मल्टीनेशनल कंपनी वो है जो कि एक कंट्री से ज़्यादा में बिजनेस ऑपरेट करती है। पर्पज़ इनका ये होता है कि यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, फर्म्स मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट करती हैं, और उस कंट्री में आने का पर्पज़ ये होता है कि उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बच जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका की कंपनी है और वो एशिया में कोई बना के सप्लाई करते हैं, तो बजाय इसके कि वो अमेरिका में बना के यहाँ पे आके सप्लाई करें, वो क्या करते हैं, वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है। वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे एशिया पे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ पे चीपर कॉस्ट ऑफ लेबर है, एक रीज़न ये भी आ जाती है उसमें, और वो प्रोडक्शन करते हैं और यहाँ बना के यहीं पे सेल कर देते हैं आसपास के कंट्रीज़ में। तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है, उनकी लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है, और उनको बेनिफिट भी, प्रॉफिट मार्जिन भी उनके राइज कर जाते हैं। और आमतौर पे कल ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी चाइनीज़ डायरेक्टर का। वो कह रहा था कि जो आईफोन बनता है उसकी जो कॉस्ट है वो लेस देन $50 है, जो कि चाइना में बनाया जाता है, लेकिन ये थाउजेंड्स डॉलर्स में सेल करते हैं बाद में। तो इससे अंदाजा लगाया कि कितनी कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है, और चाइना ने तो ये करके दिखा दिया कि कॉस्ट हर प्रोडक्ट की कम होती है। तो एक तो ये हुआ कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, दूसरी चीप लेबर कॉस्ट होती है, आउटलेट पास ही बनाते हैं, उसे वो इसी कंट्री में सेल कर देते हैं। एग्जांपल भी दिया, एप्पल, हुआवे, सैमसंग, टाटा, टोयोटा, यूनिलीवर, ये सब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी उसमें शामिल है। और इकोनॉमीज ऑफ होस्ट कंट्रीज की इकोनॉमीज को वो यूज़ करते हैं, उसका बेनिफिट होता है होस्ट कंट्री को कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट राइज करती है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, नया आइडियाज़ आते हैं, एक्सपोर्ट उस कंट्री की, जो ज़ाहिर है अब उस कंट्री से एक्सपोर्ट करेंगे, नेबर कंट्री में उस कंट्री की एक्सपोर्ट राइज करती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, नॉलेज आता है, स्किल्स आती हैं, और ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि पहले यहाँ पे नहीं थी। एमएनसी जब आती है तो उसकी टूरिज्म और इस तरह उनका बेनिफिट भी होता है। एमएनसी आके अपने आसपास के जो एरियाज होते हैं उनको भी गवर्नमेंट डेवलप करने की कोशिश करती है, तो उससे बेनिफिट भी होता है। तो ये जो कंट्री है, होस्ट कंट्री में डेवलपमेंट जो है वो भी थोड़ी आ जाती है। लेकिन सारी होस्ट कंपनी जो हैं वो इतना बेनिफिट नहीं देती, उनको लॉस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला लॉस ये होता है कि वो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जिस कंट्री में आते हैं वहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि हमारे रिसोर्सेज जो कि हमें यूज़ करने चाहिए, संभाल कर चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो यूज्ड अप हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं। और लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव तो करता है लोगों का, लेकिन उस हद तक नहीं करता, क्योंकि एमएनसीज के अंदर कितने लोग आ जाएंगे, 1000-2000 लोग आएंगे, लेकिन पॉपुलेशन तो मिलियंस में होती है, बिलियंस में होती है डेवलपिंग कंट्री के अंदर, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। और 1, 2, 4, 5, 100 फैक्ट्री से भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा टोटल कंट्री के जीडीपी के ऊपर। लेकिन ऑपोजिट ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है, लेकिन ये टैक्स रिबेट लेना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट को अट्रैक्ट करती है कि ठीक है आप लगाएं यहाँ पे आके फैक्ट्री, तो हम आपको टैक्स नहीं लेंगे। जैसा भी आयरलैंड ने ऐसा किया था कि पूरी कंट्री को दुनिया में ऑफर किया था कि आप फैक्ट्री लगाएं, ऑफिस बनाएं, तो हम आपसे जीरो टैक्स लेंगे। तो समटाइम गवर्नमेंट इसलिए बुलाती है कि चलो जी वहाँ पे फैक्ट्री खुलेगी तो उनके लोगों को रोजगार और एटसेट्रा चीज़ें बेनिफिट है, उसके लिए गवर्नमेंट ये करती है। ये इकोनॉमिक पावर जो है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, इनके गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इनकी मोनोपोली पावर भी होती है समटाइम, तो ये इनके डिसएडवांटेज है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी ये चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस की, इसका बेनिफिट तो ये होता है कि दूसरा कंट्री आके जब यहाँ पे स्पेंड करता है, तो उसका कंट्री होस्ट कंट्री, उसका बेनिफिट होस्ट कंट्री को होता है, लेकिन उसका जो ज़्यादा बेनिफिट है उस कंट्री को होता है जो कि यहाँ पे आके डेवलप कर रहा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एफडीआई और एमएनसीज का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा उस कंट्री को है जो कि हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, और लेस बेनिफिट है उन लोगों को जो कि हमारे ये जो दूसरे कंट्री होते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना यहाँ पे बेनिफिट नहीं होता जितना बेनिफिट उनको खुद कंट्रीज को हो रहा होता है। तो जो अभी हमने सारी डिस्कशन की वो इसी से रिलेटेड थी। अच्छा जी, अब एक इसमें पॉइंट है एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट हम कहते हैं कि ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है डेवलपिंग इकोनॉमी का, जो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे उसकी कंटिन्यूटी है ये। और इसमें यह है कि जिस कंट्री का, अंडर डेवलप कंट्री के डेट जो है वो ज़्यादा होता है, और जो डेवलप कंट्री है उनका जो डेट है वो कम होता है। और समटाइम ऐसा भी देखा गया कि जो एक डेवलप कंट्री है उसका डेट ज़्यादा है, लेकिन उसके अदर फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी जब आती हैं तो किसी एक करेक्टरिस्टिक को फोकस नहीं कर सकते, ग्रुप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप है।
इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो अमेरिका की, अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा मकरूज मुल्क है, लेकिन उसके अदर फैक्टर्स जो हैं वो इतने पावरफुल हैं कि उसको अफेक्ट नहीं इतना होता। एक्सटर्नल डेट में इंक्लूड करते हैं हम लोन, जो कि आपने रीपे करने होते हैं, और इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं और ऐसे भी होते हैं जो कि रीपे नहीं करने होते। ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आपने लोन लिए हुए हैं। मोर देन 40% ऑफ लो इनकम कंट्रीज जो हैं वो हैवीली इन डेट हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है। और फोर मेन रीज़न है कि लोग कर्ज क्यों लेते हैं। पहली कि इनका स्ट्रक्चरल अकाउंट डेफिसिट होता है, जिसमें से इन्हें पैसा चाहिए होता है उस स्ट्रक्चरल अकाउंट करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करने के लिए, ठीक है। और इनकी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा होती हैं, इसलिए इनका जो है ना वो डेफिसिट में आ जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये पेमेंट जब इनको लोन मिलेगा तो उस लोन को ये ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, हालांकि उतना रिटर्न नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल ओवर कॉन्फिडेंट इस तरह हम देख सकते हैं कि ये अज्यूम ये करते हैं कि हमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है जहाँ से लोन ले रहे हैं, लेकिन जहाँ पे लोन लेके पैसा लगा रहे हैं वहाँ से ये ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि 15% 20% हमें रिटर्न आएगा, उसमें से 10% हम इंटरेस्ट पे कर देंगे, बाकी 5% या 10% जो ऊपर वाला होगा एक्सेस वो उन्हें प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ये। तीसरी रीजन ये है कि कनेक्टेड रीजन इज दैट गुड यूज इज नॉट मोड मेड ऑफ द फंड्स बोरो। जो आप फंड बोरो करते हैं उसका आप उतना अच्छा यूज नहीं करते जितना अच्छा उसका यूज करना चाहिए था। ये उसने वही रिटर्न की बात किया जो मैं ऊपर बताया कि ये मिस कैलकुलेशन करते हैं और ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं जहाँ से रिटर्न इनको अच्छा नहीं आता। चौथी रीजन ये है एक्सटर्नल डेट लेने की कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके कंट्री में अकर करते हैं, अनफोर्सिन डेप्रिसिएशन होगी एक्सचेंज रेट की, या आपने रीपेमेंट करनी है, या सप्लाई साइड शॉक्स आ गए, या डिमांड साइड शॉक्स आ गए, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, ग्लोबल रिसेशन आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गए। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके डेट लेने पे आपको मजबूर कर देती है, कन्विंस करती है कि यू शुड टेक द डेट और कवर अप योर प्रॉब्लम्स विद दीज डेट्स, सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो एक्सटर्नल डेट कैन बी मेजर ऑब्स्टेकल ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। जब आपने डेट देना है तो आपकी जो इंटेंशन है फिर डेवलपमेंट की तरफ नहीं होती, और रीपे द डेट जो है वो डाइवर्ट हो जाता है फंड्स अवे फ्रॉम द, वो पैसा जो कि आपने पॉपुलेशन की वेलफेयर पे लगाना था, इकोनॉमिक ग्रोथ और पोटेंशियल पे लगाना था, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ पे लगाना था, वो पैसा आपको लगाना पड़ जाता है कहाँ पे, पे बैक करना पड़ जाता है एज ए डेट, एज ए डेट रिपे करना पड़ता है, या एज ए सर्विस ऑफ द डेट। सर्विस ऑफ द डेट कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ये टर्म्स भी याद रखा करें। जितना ज़्यादा आपके ऊपर डेट होता है उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एक कंट्री का और या मिडिल इनकम कंट्री का कि वहाँ से आप डेवलपमेंट कर सकें। और कंट्रीज क्रेडिट रेटिंग में भी क्रेडिट रेटिंग आपकी कम, जब आप कर्ज वापस नहीं करते तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। तो आपका क्या होता है कि आप अगली बार आपको कर्ज नहीं मिलेगा। जैसे आईएमएफ आपको एक दफ़ा कर्ज नहीं देंगे तो वापस नहीं करेंगे टाइमली, तो अगली बार आपको कर्ज नहीं मिलेगा, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग डिस्टर्ब होती है। कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं वो रिड्यूस करती हैं देयर एबिलिटी टू बोरो मनी इन द फ्यूचर बाय डिफॉल्टिंग, रिफ्यूजिंग टू पे ऑन पास लोन। आप यदि हम पैसे पे नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये इससे क्या होता है कि आप डिफॉल्ट, आपको फिर वो डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे अभी श्रीलंका को किया था ना कुछ अर्सा पहले। तो ये फिर कंट्री क्या करते हैं, ये कंट्री बेचारे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाने की बजाय और डिफॉल्ट से बचने की बजाय लोन रीपे करते हैं, बजाय इसके कि अपना लोन वापस किया जाए। अब ये देखें, ये उसी से कंटिन्यूटी है कि आईएमएफ का रोल क्या है। पहले समझे कि आईएमएफ क्या चीज़ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये 1944 में बना था और इसका पर्पस ये था कि हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी को बेहतर किया जाए, यानी कि ये हेल्थ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर की जाए, ठीक है, और दूसरी वाली हेल्थ नहीं, फिजिकल हेल्थ नहीं, फाइनेंशियल हेल्थ जो है बेहतर की जाए। और 2019 में आईएमएफ के 189 मेंबर थे और सारी दुनिया के लोग इसके मेंबर नहीं हैं, जैसे क्यूबा, नॉर्थ कोरिया इसके मेंबर नहीं हैं। द प्राइमरी फंक्शन जो आईएमएफ का है वो ये है कि प्रमोट करे इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज जो कि इसके मेंबर कंट्री हैं, फैसिलिटेट करता है एक्सपेंशन को और बैलेंस ग्रोथ को। ये फैसिलिटेट करते हैं, प्रमोट करते हैं एक्सचेंज रेट को, स्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्रीज, और असिस्ट करते हैं मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स, इनके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये जो पेमेंट्स होती हैं उसको, और एडिक्वेट सेफ गार्ड होता है ये, और बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये ग्लोबली ये सॉल्व कर रहे होते हैं, और
इसका बेनिफिट मेन फंक्शन इसके ये होते हैं कि सर्विलेंस करनी है, कि सुपरवाइज करना है इसको, टेक्निकल सिस्टम प्रोवाइड करनी है और लैंड भी करते हैं। तो जो फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स हैं वो तो ग्लोबल ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी रोल प्ले करती है। और थर्ड फंक्शन है इज यूज्ड व्हेन मेंबर कंट्रीज एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन फाइनेंस और जो उनके बैलेंस शीट। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ये आईएमएफ का ये जो छोटी सी बात है एक, देखिए सम टाइम उसमें डाटा रिस्पॉन्स में आ जाएगा ऊपर के आइडेंटिफाई करें जी मेन फंक्शन क्या है आईएमएफ के। तो ये तीन मेन फंक्शन है इसके, सर्विलेंस है, इनका सुपरविजन करता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और लैंडिंग करता है। और ये इसके जो सारे फंक्शन है इसमें खास तौर पे देखें कि ये मॉनिटरी सारे काम चल रहे हैं। प्रमोट द हेल्थ वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब है कि मॉनिटरी बेसिस पे दुनिया को हेल्प कर रहे होते हैं ये जो इशू आपको बताएं। वर्ल्ड बैंक का डिफरेंट काम है। वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में बना था और ये एस्टेब्लिश किया गया था यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनके हालात हुए थे उसको ठीक करने के लिए। और बिल्कुल आईएमएफ की तरह वर्ल्ड बैंक का जो हेड ऑफिस है वो भी वाशिंगटन डीसी में है। इसके भी 189 मेंबर कंट्री हैं। इसके दो बेसिक गोल हैं। पहली बात टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब ये देखो ना, ये अब समझो कि ये अब नॉन मॉनिटरी या हेल्थ जो है ना, अब लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेंगे ये लोग। जो वर्ल्ड बैंक था वो, जो ऊपर आईएमएफ था वो फाइनेंशियल हेल्प के लिए था। ये जो है वो लोगों की एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना है और बाय डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन लेस देन 1.90 अ डे टू नो मोर देन 3%। ठीक है कि 3% से ज्यादा लोग ऐसे नहीं होने चाहिए दुनिया में जो कि 1.90 डॉलर से कम पैसा पर डे खर्च कर रहे हो। ये जरा समझ ले 1.9 डॉलर क्या है। ऐसे लोग जो कि एक दिन में जितनी भी कंजम्पशन करते हैं अगर उसकी वैल्यू 1.9 डॉलर से कम है तो आप पुअर कंसिडर किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, पूरे दिन में जितनी गुड्स आपने यूज की इंक्लूडिंग फूड इंक्लूडिंग सर्विसेज को यूज की हैं, तो उसकी वैल्यू अगर 1.90 से कम है तो यू आर द एक्सट्रीम पुअर। अगर उसकी वैल्यू 1.90 से ज्यादा है तो यू आर नॉट पुअर इन द टर्म इन द डेफिनेशन ऑफ बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। एक तो इनका काम ये है। और इनका ये काम है कि 3% से ज्यादा लोग 1.9 डॉलर से कम पैसे खर्च ना कर रहे हो। अगर 3% से कम रहे लोग, 3% ज्यादा होंगे तो ये इनका वो डिस्टर्ब हो गए। दुनिया में जैसे 7 बिलियन 8 बिलियन आबादी है तो 8 बिलियन का 3% निकालें तो उतने लोग होने चाहिए, पुअर उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा काम इनका क्या है कि टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी बाय इंकरेजिंग इनकम ग्रोथ ऑफ द बॉटम 40% ऑफ द एवरी कंट्री। अब बॉटम 40% का मतलब वो जो गिनी कोएफिशिएंट हमने बात की थी, लॉरेंस कर्व की जो बात करी थी, तो जो नीचे वाले 40% जिनकी लो इनकम कंट्री है, लो इनकम, उन लोगों की इनकम ग्रोथ करना है, ये इसका पर्पज है। ऊपर वालों के पास तो इनकम है ही। तो वर्ल्ड बैंक offers support to low and middle income countries through internal investment payments such as building new roads, improving infrastructure, constructing new health facilities। ये सारे इसने काम करने होते हैं। ठीक है जी, ये इसके बेसिक फंक्शन है जो हम ये कह सकते हैं कि ये बैंक ये करता है। वर्ल्ड बैंक के दो बेसिक फंक्शन, एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म करना और प्रॉस्पेरिटी लेके आना इनकम ग्रोथ के अंदर। फर्दर लोगों को न्यू रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। फिर है जी 5 वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। एक है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसमें जितनी जंग की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से जो हालात खराब होंगे उसमें ही काम करते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल लोगों को डेवलप किया जाए। इंटरनेशनल फाइनेंस, इसके अंदर फाइनेंस का एक अलग डिपार्टमेंट है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जाए, उसका इंश्योर किया जाए कि वो सही जगह पे लगेगी। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट के डिस्प्यूट को सॉल्व भी किया जाए। अच्छा, इनके नाम याद करने जरूरत नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए। ये जो पहले बातें बताई ना, ये वाली सारी आपने याद करनी है। ये बैमफोर्ड की बुक का चैप्टर नंबर 52 है। तो ये आपको बताया था कि ये सेक्शन आपने बुक में से ही तैयार करना है। हाँ, ये आप याद रख सकते हैं कि लोन देता, ग्रांट्स आर ओनली प्रोवाइडेड टू द वर्ल्ड्स पूरेस्ट इकोनॉमीज। और लोन किस बेस पे देता है वर्ल्ड बैंक? हेल्थ एंड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव होगी, सैनिटेशन इंप्रूव होगी और HIV और एड्स ये प्रॉब्लम जो है वो लोगों के सॉल्व होंगे। ये हेल्थ के इश्यूज हैं। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट हेल्प करेगी, इरिगेशन प्रोग्राम और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स को।
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के पोल्यूशन रिड्यूस की जाए, इंश्योर किया जाए कि पोल्यूशन किस तरह खत्म करना है और पोल्यूशन के रेगुलेशन बनाए जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए, रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस दीज कंट्रीज जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, और गवर्नेंस भी प्रोवाइड की जाए फॉर एंटी करप्शन रीजंस। तो ये आपने याद रखना है, ये फंक्शन आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर से। 4-5 बातें आपको याद रखनी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। फर्दर लोन्स टू बी लिंक टू कंडीशन दैट इन्वॉल्व वाइडर रीचिंग चेंज। अच्छा, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का आपस में वो भी है, एक कॉम्बिनेशन भी है, इकोनॉमिक पॉलिसी मिलके बनाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन सर ये वर्ल्ड बैंक के पास फंड्स कहाँ से आते हैं? वर्ल्ड जितने रिच कंट्री होते हैं ना, वो अपने फंड्स वॉलंटरीली बेसिस के ऊपर इनको प्रोवाइड करते हैं कि आप डेवलप कंट्री की हेल्प करें, जितने रिच कंट्रीज होते हैं। तो बल्कि उनको रिच कंट्री अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट नहीं होती बिल्कुल इस चीज देखो ना, की? जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप इन कंट्रीज को दे रहे हैं। अब हर कंट्री जरूरी नहीं है कि अपना फुल पैसा देगा। जो हाई इनकम कंट्री हैं वो अपनी कुछ 1% 2% देंगे, तो उन हाई इनकम कंट्री को फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जर्मनी में ऐसे लोग थे जो गवर्नमेंट को कहते थे हमें टैक्स ज्यादा हमसे लिया जाए। तो इस तरह वॉलंटरीली बेसिस पे बहुत सारी एनजीओज हैं जो पैसा इकट्ठा करती हैं, तो वो पैसा भी वर्ल्ड बैंक के पास आता है। वर्ल्ड बैंक फिर आगे उनको एनजीओज को भी पैसा देते हैं। वर्ल्ड बैंक के फिर आगे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि ये एनजीओज ही कर रही होती हैं। ठीक है, तो आईएमएफ के पास और वर्ल्ड बैंक दोनों के पास पैसा रिच कंट्री से आता है। रिच कंट्री जो है वो अपना एक्स्ट्रा पैसा, जो कि खास परसेंटेज है, जो इन कंट्रीज को जमा करवाते हैं। लेकिन IMF and World Bank have been criticized for imposing so-called Washington consensus on middle and low-income countries. Washington consensus क्या था? Devised by the US economist who proposed 10 economic policy prescriptions. These policy prescriptions, which include privatization, deregulation, trade liberalization, उसके अंदर शामिल थे, are based on increasing the role of market forces. कि पूरी दुनिया के अंदर प्लान्ड इकोनॉमी या जिसे क्या कहते हैं वो सोशलिज्म है उसको खत्म किया जाए। सच एन अप्रोच में इंक्रीज, इससे क्या उन्होंने कहा जी प्राइवेटाइजेशन लेके आए, सब चीजें लेके आए। वाशिंगटन कंसेंसस में 10 चीजें डिसाइड हुई थी, जिसे 3 उसने यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं: प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये उन्होंने कहा था जी, ये उसी को, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि ये सिर्फ उसी वाशिंगटन कंसेंसस में चीजें हुई थी उसी को प्रमोट करते हैं। हालांकि हर कंट्री की उन 10 के अलावा कोई और अपनी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, उसको ये एड्रेस नहीं करते। ये इनके ऊपर एक ऑब्जेक्शन है। और however it may increase income inequality and may not work if the problem that is holding back development is not too much government intervention but market failure and lack of financial market. तो ये इनके इनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनकम इनक्वालिटी राइज किया बजाय कम होने, ये इनके ऊपर ऑब्जेक्शन है। अच्छा जी, आखिरी चीज जो हमने इसमें से करी थी वो ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ क्या है? वेल, ये क्वेश्चन पीछे 3-4 दफा आया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स द वर्ल्ड बिकमिंग वन मार्केट एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट? एज ए रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ, नॉट ओनली मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस। अगर सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड सर्विसेज मूव करें तो उसको ट्रेड कहते हैं। लेकिन सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड सर्विसेज ना हो, बल्कि क्या हो, डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी हो और वर्कर भी मूव करें, यानी कि आपकी लेबर भी मूव करे, कैपिटल भी मूव करे और एंटरप्रेन्योर भी मूव करे और फंड्स भी मूव करें। सिर्फ लैंड मूव नहीं कर सकती, बाकी सब चीजें मूव करें। और वर्ल्ड जो है वो एक कंट्री, पूरी दुनिया को एक कंट्री समझा जाए और आपके लिए कहीं भी जाना कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, यानी कि फ्री मूवमेंट हो। आप कहीं भी चाहें काम करना चाहें तो आपको काम मिल जाए दूसरी दुनिया में, जहां आप फार्म लगाना चाहें आपको वहां जगह मिल जाए, और वेयर दे वर्क जहां भी उन्हें इजी हो वो मिल जाए। यहाँ पे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया के लिए ग्लोबल को हम कहते हैं जी ग्लोबल विलेज बन गई पूरी दुनिया। ग्लोबल सिटी क्यों नहीं कहते? हालांकि ग्लोबल सिटी जो है वो तो ज्यादा डेवलप होते हैं। ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट यूज करते हैं। उसकी रीजन है कि जैसे विलेज में लोग एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं, इस तरह दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया कि सब लोग एक दूसरे को जानने पहचाने, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, फिर गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है। तो जिस तरह गांव में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा गया बजाय से ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी कहा जाता है तो सिटी में तो लोग एक दूसरे को नहीं जानते, साथ वाले घर का नहीं बताते कौन रहता है आपको, तो इसलिए ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट यूज करते हैं और पूरी दुनिया को एक मार्केट समझा जाता है। जो हाउस होल्ड हैं दुनिया में, आप देखें ना, आप घर बैठे दराज से, अलीबाबा से ये चीज़ें मंगवाते हैं, अमेजोन से, और ऐसा लगता है जैसे ये आपको 2 हफ्ते में मिल जाएगी, और ऐसा लगता है कि जैसे आप पाकिस्तान से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं। तो ये असल में वाइड रेंज ऑफ कंट्रीज जो हैं वो यूज़ करते हैं।
फिर स्टॉक एक्सचेंज आप यूज़ यानी कि आप स्टॉक परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, किसी भी कंट्री के शेयर परचेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, और प्रोडक्शन आप थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि लोग मिडल मैन बन के, तो आप एक कंट्री में बैठे हैं, आप उस कंट्री कभी गए ही नहीं, लेकिन आप वहाँ की गुड्स परचेज करते हैं ऑनलाइन और आगे किसी और को बेच रहे हैं, जिसको बेच रहे हैं उस कंट्री में भी कभी आप नहीं गए, जिससे खरीद रहे हैं उस कंट्री में भी आप नहीं कभी गए। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो लेबर के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर और ये चीज़ें थी वो ख़त्म की गई, और ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाए गए। तो अब ब्रेक डाउन कर दिया बैरियर्स को। 4 रीज़न है कि डिफरेंट कंट्रीज बिटवीन प्रोडक्ट कैपिटल लेबर मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज हैव रिजल्टेड फ्रॉम मोर फोन रीजंस कि एडवांस इन कम्युनिकेशन, अब टेक्नोलॉजी बड़ी इजी हो गई, लोगों को जानना पहचानना बहुत इजी हो गया, लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में रहना बड़ा इजी हो गया, कोऑर्डिनेट करना बड़ा इजी हो गया एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। दूसरी रीज़न के एडवांस टेक्नोलॉजी का से रिलायबिलिटी, ग्रेटर स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोर रिलायबिलिटी आ गई ट्रांसपोर्ट में, लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों का इंटरनेशनल ट्रैवल भी राइज किया। थर्ड रीज़न क्या है कि रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, कि आप इजीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चीज़ें मूव कर सकते हैं, गुड्स भेज सकते हैं, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो इसी की यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर फोर्थ रीज़न क्या है कि रिमूवल रिस्ट्रिक्शन द कंट्री with which a firm can be based part of its production. Like some countries still have some limits on, for example, foreign firms buying out domestic firms or foreign firms setting up in the countries, but these limits have declined in recent years. अब removal of restrictions on the countries which a firm can base part of its production. किसी भी कंट्री में जाके आप किसी भी किस्म की प्रोडक्शन कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, स्वाय वेपन के और स्वाय वो जो होते हैं जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिकेटर्स क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के? वो है जी कि वर्ल्ड ट्रेड हैज़ ग्रोन इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड आउटपुट। वर्ल्ड ट्रेड टू वर्ल्ड आउटपुट रेशो जो है वो आप एग्जामिन कर सकते हैं, और इसके जो इंडिकेटर हैं वो एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो चेक करें कंट्रीज की। जिस कंट्री की जितनी एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो ज़्यादा होगी उतना वो डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री होगा, या वहाँ ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा यूज़ हो रही है। फिर फ्लो ऑफ पोर्टफोलियो, कि कैसे लोग पैसा मूव कर रहे हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप देखें, पॉपुलर इंडिकेटर जो है नीचे भी हम देखते हैं, एक्सपोर्ट जीडीपी रेशो बताइए, एफडीआई टू जीडीपी रेशो, कि दूसरे कंट्री से कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर माइग्रेंट, दूसरे कंट्री से आपके कंट्री में कितने आ रहे हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन अब कितनी ईजी हो गई, और इसके लिए देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, ये इसने ग्राफ दिया हुआ है, द टॉप 10 बेनिफिशियरी फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का 1990 से लेकर 2016 तक सबसे बड़े बेनिफिशियल कौन है? सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ? सबसे ऊपर है जी स्विट्जरलैंड, ठीक है जी। इसे 1913 का, ये क्या जी, ये बेस्ड ऑन एवरेज एनुअल गेन इसने जीडीपी पर कैपिटा इन्होंने इतना गेन किया है, $1930, इनका 1502, इनका 1410, इनका तो ये टॉप, ये देखो जापान, फिनलैंड, आयरलैंड, इसराइल, जर्मनी, ये बेनिफिशरी हैं ग्लोबलाइजेशन करने के। अभी इसको हम डिस्कस करते हैं एक और जगह पे। अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है, स्पेशलाइजेशन आती है, ग्लोबल आउटपुट राइज करती है, लिविंग स्टैंडर्ड राइज करते हैं, आप इक्वल टर्म्स के ऊपर लोगों के साथ ट्रेड करते हैं, ट्रेड सेक्शंस कम होगी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा आएगी, मूवमेंट ऑफ कैपिटल ज़्यादा आता है, प्रोडक्टिविटी राइज की थ्रू आउट द कंट्री। डिसएडवांटेजेस भी हैं, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट आएगी कुछ कंट्रीज़ के अंदर, कुछ इंडस्ट्री डिक्लाइन कर जाएंगी, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आती है, सप्लाई साइड शॉक्स आ सकते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन आएगा, आपकी लोकल फर्म्स नीचे चली जाएंगी, और लोकल फर्म्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या वो बंद हो जाएंगी, गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ेगी, नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आ सकता है, मोबिलिटी ऑफ एफओपीज, दूसरे कंट्री में लोग चले जाएंगे, लो टैक्स रेट होगा, पॉवर्टी कम होगी, ये बेनिफिट है, स्पेंड मोर टू रिड्यूस पॉवर्टी। ग्लोबलाइजेशन से डिफ़िकल्ट भी होती है कुछ प्रॉब्लम्स को, पोल्यूशन कंट्रोल, दूसरी कंट्रीज आती हैं यहाँ पे तो वो हमारा यूज़ करती हैं रिसोर्सेज, पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प मिलती है, और सम टाइम ये पॉलिसीज जो हैं वो थ्रेट भी होती हैं कंट्री के लिए। अच्छा, इसके लिए ये आप मेरे नोट्स देखेंगे तो उसमें मैंने ये लदा से बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर हाई इनकम कंट्रीज। तो हाई इनकम कंट्री को बेनिफिट क्या होता है? उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, चीप लेबर कॉस्ट,
को एक्सेस होती है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, इनकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, इम्प्रूव होता है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, बेटर कंज्यूमर चॉइस मिलती है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज शेयरिंग भी होती है। ये प्लस पॉइंट है। लेकिन नुकसान क्या है? जॉब आउटसोर्स करनी पड़ती है इनको, अपने कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी, कंपटीशन इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इन्हें प्रोडक्ट पे रेगुलर चेंज करनी पड़ेगी। वेज स्टैग्नेशन है कि वेजेस ज़्यादा चेंज नहीं करते ये लोग। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी आती है, कल्चरल इरोजन होता, अपना कल्चर गुम हो जाता है, कहीं पे गायब हो जाता है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन अदर गुड्स और सर्विसेज, और गुड्स और सर्विसेज भी आ जाती है जो कि दूसरे कंट्री बनाते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न फेस करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। इस तरह लो इनकम कंट्री को क्या बेनिफिट है और नुकसान क्या हैं? अब ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस पॉइंट है, ग्लोबल मार्केट एक्सेस होती है प्लस पॉइंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लस पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, एक्सेस टू गुड सर्विसेज जगह चॉइस मिलती है, नॉलेज एजुकेशन राइज करता है, टूरिज्म की ग्रोथ होती है। साइड इफेक्ट क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन होती है लेबर की, इनको ज़्यादा वेजेस नहीं मिलती, डिपेंडेंसी फॉरेन कंपनीज में चली जाती है, लोकल इंडस्ट्रीज पे लॉस होता है, उनको नुकसान होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ये एक प्रॉब्लम आएगी, ब्रेन ड्रेन, हमारा जो पढ़े लिखे लोग हैं इसको इनको ये ले जाते हैं फिर वापस ही बेचते, उधर उन्हें जॉब दे देते हैं इनकम कंट्रीज में। अनइक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन भी होती है, फिर वर्क मार्केट वॉलेटिलिटी, ये सारे पॉइंट हैं जो कि इसमें आएंगे। अच्छा जी, इसमें दो चार बातें और वो भी देखते हैं। ट्रेडिंग ब्लॉक्स बन गए दुनिया में अब। ट्रेडिंग ब्लॉक्स एक होता है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया होता है कि ये 3 या 4 5 कंट्री मिलके आपस में ट्रेड करेंगे, और ये क्या नहीं करेंगे, कॉमन इंटरनल टैरिफ होगा। कॉमन इंटरनल टैरिफ होगा, एक्सटर्नल कॉमन टैरिफ नहीं होगा। इसका मतलब एक्सटर्नल आप जिससे मर्जी ट्रेड करें, वो 3 कंट्री जब आपस में ट्रेड करेंगे तो उनका रेट या तो जीरो टैरिफ पे चार्ज करेंगे या फिर वो कम रेट चार्ज करेंगे। ये यूएसए, कैनेडा, मैक्सिको का था, और ये नाफ्टा इसे कहते हैं, एंड नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। लेकिन इसे आके अब ज़ाहिर उसने डिस्टर्ब किया है ट्रंप ने आके, कनाडा मैक्सिको दोनों पे उन्होंने पाबंदियां लगा दी। वो जो चार्ज किया ना उसने टैरिफ, वो असल में फ्री ट्रेड एरिया से मुनहरफ हो गया, इनको से एक्सप्लॉइट कर दिया उसने उसको। कस्टम यूनियन एक स्टेप आगे जाती है, इसमें कहते हैं जी वो ये कंट्री वो है, ये ट्रेडिंग ब्लॉक बनेगा जिसमें आपस में जो ट्रेड करेंगे उसके भी आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। और अगर कोई एक मेंबर किसी नॉन मेंबर से कोई ट्रेड करता है तो वो नॉन मेंबर से जिस बेस पे ट्रेड करेगा बाकी मेंबर भी उससे ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि दुश्मन का जो दोस्त है वो भी दोस्त होगा। 4 मुल्क आपस में मिलके, कॉमन इंटरनल टैरिफ है और कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी है। 4 मुल्कों में से कोई एक मुल्क इसे 5वें नॉन मेंबर कंट्री के साथ जिस बेस पे ट्रेड करेगा उसी बेस पे फिर वो बाकी 3 कंट्री जो आपके मेंबर कंट्री वो भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि कॉमन इंटरनल टैरिफ प्लस कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी है इसमें 2 बातें हो गई। तीसरी होती है मॉनेटरी यूनियन, ये उससे एक स्टेप और आगे जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले वाली दोनों बातें, कॉमन इंटरनल टैरिफ, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ प्लस कॉमन करेंसी, कॉमन मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर्स, फिर मॉनेटरी पॉलिसी सेम, और ये सारा यूरोप जो है वो इस कैटेगरी में आता है जिसे हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन में करेंसी भी सेम है, आपको पता है, और सारा इसमें 31 स्टेट्स है, 29 है शायद। फिर जी एक स्टेप और, इसमें सिर्फ फिस्कल पॉलिसी सेम नहीं थी, बाकी सब कुछ सेम था। अब जब फिस्कल पॉलिसी भी सेम कर दें, यानी कि करेंसी भी सेम, फिस्कल पॉलिसी भी सेम, मॉनेटरी पॉलिसी भी सेम, मूवमेंट भी इजी, पैसा भी मूव कर सकते हैं, लेबर भी मूव कर सकते हैं, फिर आती है फुल इकोनॉमिक यूनियन। और इसकी एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने 13 स्टेट से अपना काम शुरू किया था 1776 में, और अब अराउंड 51 स्टेट्स हैं। तो ये ट्रेडिंग ब्लॉक 4 तरह के हो गए। फ्री ट्रेड एरिया सिर्फ कॉमन इंटरनल टैरिफ, कस्टम यूनियन कॉमन इंटरनल टैरिफ प्लस कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, मॉनेटरी यूनियन कॉमन इंटरनल प्लस कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ प्लस सेम करेंसी, सेम मॉनेटरी यूनियन, सेम पॉलिसीज, ऑल टाइप ऑफ पॉलिसी सेम एक्सेप्ट फिस्कल पॉलिसी। लेकिन जब फिस्कल पॉलिसी भी आ जाएगी तो फिर ये फुल इकोनॉमिक यूनियन, ये अमेरिका इसकी एग्जांपल। आखिरी चीज़ है जिसमें ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड
जब ट्रेडिंग ब्लॉक बनते हैं तो फिर आप ट्रेड क्रिएट करते हैं। ट्रेड क्रिएट का मतलब कि नॉन मेंबर कंट्री से परचेज करने की बजाय आप मेंबर कंट्री से परचेज करना शुरू कर देते हैं। इसको हम कहते हैं कि आपने ट्रेड क्रिएट किया। तो आप सप्लाई ऑफ कंट्री विद इन ट्रेडिंग ब्लॉक विद टैरिफ, पहले महंगा मिल रहा था लेकिन अब वो ट्रेडिंग ब्लॉक का मेंबर बन गया है तो विदाउट टैरिफ आपका रेट कम हो गया, P1 पे आ गए तो टैरिफ कम हो गया। तो ये ट्रेडिंग ब्लॉक के बनने का बेनिफिट हुआ। इसे कहते हैं ट्रेड क्रिएशन कहते हैं कि नॉन मेंबर कंट्री से एक्सपेंसिव लेने की बजाय आप मेंबर कंट्री से चीपर परचेज करें। तो इससे ज़ाहिर है हार्मनी बिटवीन कंट्रीज क्रिएट होती है, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट राइज करेगी, चॉइस आपको ज़्यादा मिलेगी और महंगी गुड्स परचेज करने के लिए सस्ती गुड्स आपको मिलेंगी। इसके एक ऑपोजिट चीज़ है ट्रेड डाइवर्जन। इसमें ये है कि आप नॉन मेंबर कंट्री से चीपर लेने की बजाय मेंबर कंट्री से एक्सपेंसिव परचेज करते हैं। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन का विदाउट टैरिफ न्यूजीलैंड से आपको P2 रेट पे मिल रहा है, कोई गुड बटर की बात है इसने की हुई है, लेकिन P1 आप मेंबर कंट्री जो है आपका स्वीडन, उससे डेनमार्क से परचेज कर रहे हैं लंदन वाले P1 रेट के ऊपर, हालांकि P2 रेट पे न्यूजीलैंड से मिल रहा है, इससे विदाउट टैरिफ गुड्स मिल रही हैं, लेकिन ये मेंबर कंट्री से एक्सपेंसिव परचेज कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो आपका ट्रेडिंग ब्लॉक का मेंबर। इसे हम कहते हैं ट्रेड क्रिएशन, टू परचेज फ्रॉम मेंबर कंट्री एट एक्सपेंसिव रेट इंस्टेड ऑफ टू परचेज फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्री एट चीपर रेट। इसे ट्रेड डिवर्जन कहते हैं। तो दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। अभी आपने एक दफा चैप्टर रीड कर लेना, ये 51, 52, 53। 51, 52 जो था वो था जी, बेस करता था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज में, उसके अंदर कुछ सेपरेट क्वेश्चन भी थे। और ये जो चैप्टर है ये स्पेशल था ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, ये नोट्स भी देख लीजिएगा आप। तो कल से हम जो रूटीन हमारी इसी क्लास की है वो सेम यही रहेगी, लेकिन इसमें आप पेपर डिस्कशन अब शुरू कर देंगे और वो पेपर फिर आप डेली बेसिस पे सॉल्व भी करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के घर से उम्मीद है। ठीक है जी, तो बाकी इंशाल्लाह कल करें।